उत्तराखंड में 41 मजदूरों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले रेड माइनर वकील हसन के घर पर डीडीए की ओर से बुलडोजर चलाया गया। डीडीए का कहना है कि घर पर इसलिए वजह से कार्रवाई की गई क्योंकि घर जो है वो अतिक्रमण के तहत बनाया गया था और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए जो घर है उसे तोड़ा गया और उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि ये वही वकील हसन है जिन्होंने उत्तरकाशी में मजदूरों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। वकील हसन खुद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ये बताइए, डीडीए की ओर से कार्रवाई की गई, घर को अवैध बताया गया, आप लोगों ने पूरी रात यहाँ पर बाहर बिताई, क्या मांग है आपकी और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हमने आज की रात नहीं बताई है, हम 2 रात से यहीं पे हैं और मेरी मांग कोई इतनी नाजायज नहीं है। सर, हम लोग, आपको पता ही होगा, हम लोग अब से 2 महीने पहले सिलक्यारा में गए थे और 41 लोगों को अपनी जान पे खेल के लेके आए थे वहां से, और इस सरकार ने हमें ये सिला दिया। हमारी कोई मांग नहीं, मैं बताता हूँ आपसे, ना तो हमें पैसे चाहिए इनसे, ना हमें इनसे प्लॉट चाहिए, ना हमें इनसे घर चाहिए, ना हमें इनसे सब्सिडी चाहिए और ना हमें राशन कार्ड चाहिए। मुझे मेरा सिर्फ एक घर चाहिए जो मेरा घर था। मुझे सिर्फ जो मैंने किया है ना, मैं मानूंगा मुझे मेरा करने का फल मुझे सरकार ने दे दिया। मुझे मेरा घर वापसी दे, जितनी जल्दी उन्होंने मेरा मकान तोड़ने की किया उतना ही जल्दी मुझे मकान बना कर दे दिया जाए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। आपने ये घर कब लिया था और क्या आपको मालूम था कि ये घर अवैध है? नहीं, मैं आप बताता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने लिया था 2013 में और सर ये 2008 में एक कॉलोनी रेगुलाइज हो चुकी थी। यहाँ पर स्कूल भी है, पानी भी है, बिजली भी है और तुम्हारा डिस्पेंसरी भी है, मतलब सब चीज की व्यवस्था और नाले वाले सब की चीज की व्यवस्था। ये सब चीजें देखने के बाद मैंने यहाँ पर ये प्लॉट लिया था और हमारी जो कॉलोनी है रेगुलाइज कॉलोनी में 971 से 691 नंबर पे है। 1071 कॉलोनी 691 नंबर पे है, 691 हुई 671 इन्हीं चीजों में है। तो रेगुलाइज कॉलोनी है, मैंने कोई अनऑथराइज कॉलोनी में वो नहीं लिया। लेकिन ये सिर्फ जो अनऑथराइज हुआ है, डीडीए वालों को पैसे न देने की वजह से अनऑथराइज हुआ है। अगर मैं उनको पैसे देता रहता, उनकी डिमांड्स पूरी करता तो मेरा ये प्लॉट बना रहता। जब मैंने पैसे 1-1.5 साल से मैंने पैसे की डिमांड कर रहे थे जिसे मैं पूरा नहीं कर पाया, तो इस वजह से मेरा मकान तोड़ा गया है, वरना और कोई वजह नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह भी मकान बने हुए, इस तरह भी मकान बने हुए और मेरे सामने भी। किसी और मकान के ऊपर डीडीए की ओर से बुलडोजर चलाया गया? नहीं सर, स्पेशली मेरे ऊपर चलाया गया बुलडोजर। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे घर के पीछे बिल्कुल दीवार बनाई हुई, इतनी मोटी दीवार डीडीए ने अपने कवरिंग की हुई है और यहाँ पर आपकी एमसीडी की रोड भी है। इसी प्लॉट को टारगेट किया जाता है सिर्फ पैसों के लिए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे से अभी 2016 में जो मेरे पैसे ले गए थे बनाने के लिए, उसका नाम आफ्ताब आलम है जो गाजियाबाद केले भट्टा में रहता है। एई पोस्ट पे था जिसने मुझसे पैसे लिए 8 लाख रुपए, और उसने वो पैसे लेके अपने नीचे और ऊपर वाले अधिकारियों किसी दी, वो जानता है। इसकी जानकारी उससे निकाली जाए और जो मेरा भुगतान है मुझे दिया जाए, मेरा प्लॉट मुझे दिया जाए, बस मैं चाहता हूँ। सारे लोग आपके धर्म को भी इसमें बीच में ला रहे हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि क्या कुछ अलग कानून इसके लिए बनना चाहिए या फिर जिस तरह जो कानून सबके लिए उसी तरह से आपको भी ट्रीट करना चाहिए? सर, मैं आपको बताऊंगा, मुझे ये सवाल सिलक्यारा में भी किया गया था, लेकिन मैंने वहां पर इस चीज का जवाब था मेरे पास में कि हमारी टीम में हिंदू भी है और मुसलमान भी है और हम दोनों ने मिलकर ये काम किया है। ठीक है, और अंदर भी सर हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। हमने ये नहीं देखा अंदर हिंदू या मुसलमान है। मैंने वहां इसको वो किया था, मतलब मैंने इसका विरोध किया था कि ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने सिर्फ सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम को मानते ही नहीं है। लेकिन आज जब ये घटना घटी तो मुझे लगा कि मुझे स्पेशल ऐसा ना हो मेरे नाम से इस पे ये कार्रवाई की। एक तो मेरे नाम की वजह से, पैसे ना देने की वजह से इस पे कार्रवाई हुई है, वरना जितना बड़ा काम किया हम लोगों ने देश के लिए। मेरे फादर आर्मी में थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं। मेरे जो बड़े भाई हैं वे भी आर्मी में थे, सूबेदार मेजर से अभी लास्ट ईयर ही वे हुए हैं, मतलब रिटायर हुए हैं। मैंने भी अपने देश के लिए योगदान दिया है, तो सर और हमें क्या करना होगा? मैं पूछना चाहता हूँ मेरे देश के, मुझे अपना सबूत, मुझे देशभक्ति दिखाने के लिए मुझे और क्या करना होगा? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए जो मुझे मेरा घर मुझे वापसी मिल जाए। मेरे बच्चे, मैं 40 बच्चों को विदाउट फीस ट्यूशन पढ़ाती है, विदाउट फीस। किन को पढ़ाती है? अमीर बच्चों को नहीं पढ़ाती, तो गरीब बच्चों को पढ़ाती है जिनके पास पैसे नहीं होते, उनके चप्पल भी नहीं होती उनके पैरों में। उन्हें स्टेशनरी भी दी जाती है, उन्हें बैठाने की व्यवस्था भी की जाती है, सभी कुछ। और वो इतने एक्साइटेड रहते हैं बच्चे पढ़ने के लिए कि जब हम छुट्टी भी करने की कोशिश करते हैं, वे गेट पे बैठ जाते हैं, हम पढ़ते हैं। उन्होंने उनका भी बेचारों को, जो 40 बच्चे पढ़ते हैं उनका भी वो खत्म कर दिया। मेरे से कितने लोग जुड़े हुए थे, मेरे जो लड़के थे, हम लोग जब सिलक्यारा गए थे इसी घर से आए थे, इसी घर में आते थे, इसी घर से हम जाते थे सब जगह। इसे तोड़ दिया गया सर।
बेटी से हमने आपके बात की, वो काफी ज्यादा भावुक है। उसका एग्जाम भी छूट गया क्योंकि उसका कहना है कि जो किताबें हैं वो अंदर दबी रह गई। 2 महीने पहले आप एक हीरो की तरह थे, बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पर बाहर ही आपको अब सड़क के किनारे यहाँ पर रखना पड़ रहा है, आपने ठिकाना भी यहीं पर बनाया हुआ है। 2 महीने के बाद की अब ये तस्वीर है जिसमें आप इस तरह से सड़क के किनारे अपनी रात बिताने को मजबूर हो रहे हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? ये सबके जिम्मेदार मैं मानता हूँ। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो चुका है, मेरी समझ में सर ये नहीं आता। हम प्राइवेट लोग 15-20 हजार की जॉब में खुश रहते हैं, और जो सरकारी अधिकारी इनकी लाख 1.5 लाख और जॉब होती है, फिर भी इनका पेट नहीं भरता है। इन्हें रिश्वत फिर अलग से चाहिए होती है। एक तो भ्रष्टाचार और एक हमारे जो देश की राजनीति है, और जो ऐसी राजनीति है हिंदू मुसलमान की, ये मैं इस चीज के जिम्मेदार मानता हूँ। अगर सभी लोगों को एक आंख से देखा जाए और इन लोगों पे अंकुश कसा जाए, जो ये लोग भ्रष्टाचारी है इन पे अंकुश कसा जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिम्मेदारी से, तो हम लोग सही हो सकते हैं। अदरवाइज जो चल रहा है वो चलता ही रहना है। आपका कहना है 2 दिन से आप बाहर ही रह रहे हैं, किस तरह से खाना पीना और रहना खासतौर से अगर बात की जाए तो वो कैसे हो रहा है? कौन कौन से लोग जो है वो मदद कर रहे हैं? सर मेरे घर के लोग, जो मेरे रिश्तेदार हैं, कॉलोनी में रहते हैं, जिनके बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ, यही काम अगर नरेले में हुआ होता तो शायद वहाँ पे मुझे खाने पीने के लिए कोई ना पहुँचता। लेकिन यहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भाभी है, चाचा ताऊ के बच्चे भी हैं, दोस्त भी हैं मेरे, उनके यहाँ से खाना आ जाता है, नाश्ता आ जाता है, तो वही चल रहा है अभी। क्योंकि मेरे यहाँ व्यवस्था कुछ भी नहीं है। आप लोग भी आते हो तो आप लोगों से भी मिलना पड़ता है, तो अभी उनके सहारे चल रहा है। घर कहीं और देने की आपको लेकर बात हो रही है, चाहे वो सांसद हो, उनका भी यही कहना है कि हम कहीं और दूसरी जगह नरेला में घर देने की बात जिसे सामने आ रही है। क्या आप वहां पर शिफ्ट होंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी जड़ें जहाँ पे मुझे वहीं रहना दिया जाए। यहाँ पर मेरा काम भी है, यहाँ मेरे बच्चों की पढ़ाई भी है, यहाँ मेरे दोस्त भी है, यहाँ मेरे रिश्तेदार भी, यहाँ मेरे भाई भाभी चाचा ताऊ सभी मतलब लोग यहाँ रहते हैं, मेरे बहनोई भी यहीं रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यहीं रहने दिया जाए, मुझे कहीं और मैं नहीं जा सकता अपनी जमीन को छोड़ के। प्रशासन की ओर से शिफ्ट करने की बात होती है, या फिर अगर आने वाले दिनों में आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो क्या आपका अगला कदम है? अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं आगे जाके मैंने सोच लिया है मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। उसके बाद मैं या तो मरूंगा या मैं अपना जो मुझे प्लॉट मिला है या वो मैं लूंगा। मेरे पास ये 2 ऑप्शन रहेंगे। मैं जबरदस्ती तो कुछ कर नहीं सकता हूँ सरकार से, लेकिन मेरे सामने फिर ये ऑप्शन रहेगा, मैं बच्चों को और खुद को लेके आमरण अनशन पे बैठूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा, और मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग भी बैठेंगे। घर में कितने लोग हैं, कौन कौन लोग मतलब यहाँ पर सड़क के किनारे यहीं पर आप लोग सब लोग रहे? जी मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरे 3 बच्चे हैं, सब यहीं रह रहे हैं। और मेरी बहन भी है, मेरी बहन वे बैठी हुई है, बड़ी बहन है, वे भी है साथ में वे साथ में ही है। जी ठीक है मैम, अपना नाम बता दीजिएगा। और आप वकील जी की पत्नी हैं, तो किस तरह की परेशानी आपको इस पूरी घटना के बाद हुई? मेरा नाम शबाना हसन है, वकील हसन की वाइफ हूँ मैं क्या बयान करूँ इस चीज को कि ये घटना होने के बाद काश ये घटना मेरे सामने होती तो शायद ये दिन भी ना देखना पड़ता, क्योंकि उन लोगों को भनक थी कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तुम समझते हो ना कि पुलिस के मुखबर ये सब जगह जगह कदम कदम पे होते हैं। वो लोग मेरे से कई बार 3 बार वो कहते हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि हम तो पहले 2-3 दफा वार्निंग दे चुके, वार्निंग नहीं दी उन्होंने। वो जब भी आते हैं बुलडोजर लेके आते हैं, तोड़ने के लिए आते हैं। मैं उन्हें लताड़ देती हूँ, भगा देती हूँ, लड़ती हूँ, भिड़ती हूँ, सिलेंडर खोल कुछ भी करती हूँ। अब की बार उन्हें कन्फर्म हो गया, ना वकील घर पे है ना शबाना घर पे है। वो लोग आए मेरे घर में, घुसे, मेरे अकेले बच्चों को मारा पीटा, सबूत के साथ बोल रही हूँ, ऐसे नहीं कैसे ही बोल रही हूँ। मारा पीटा, पीटने के बाद पकड़ के ले गए थाने में बंद कर दिया। इनको थाने में बंद किया। मैं 1:30 बजे के आसपास यहाँ आई हूँ, उस टाइम में मोदीनगर थी। और जब मुझे ये पता लगा ना, मेरी बेटी ने मुझे फोन किया, वो रो रही थी कि अम्मी जी डीडीए वाले आ गए। तो मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी, मैं बता नहीं सकती उस टाइम मेरे पे क्या बीत रही थी। मेरे घर में कहर मच गया था। मेरी भाभी है जिसे 4 दिन हुए थे बेटा हुए हुए, वो भी रो रही थी। दूसरी भाभी, पूरे मोहल्ले में मैं रोती रोती आई हूँ। पूरे रास्ते मैं रोते हुए, मैं उससे गाड़ी वाले से कह रही भैया जल्दी चला ले, भैया मुझे मेरे घर पहुंचा दे, मेरा घर उजड़ गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे हैं अकेले। ये बताइए कि अब यहाँ पर आप लोग सड़क के किनारे, आपको मजबूरी में रहना पड़ रहा है, क्या आप लोग कदम उठाएंगे अगर प्रशासन की ओर से आपकी बात नहीं सुनी जाती, या फिर आपको कहीं और शिफ्ट करने की बात की जाती? देखो हम कहीं शिफ्ट नहीं होंगे, मेरा मकान यहाँ है। मुझे सरकार से कोई ज्यादा मुआवजा नहीं मांग रही, मैं कोई मुआवजा नहीं मांग रही। सरकार से मैं सिर्फ अपनी गुहार लगा रही हूँ, जो मेरा हक है वो मुझे दे दे।
बस बात खत्म। अगर सरकार अच्छे तरीके से दे तो बहुत अच्छी बात है भाई, सरकार समझदार है, ऐसी बात है नहीं वो समझदार नहीं है, देश चला रही है, पलक मिलते कुछ भी कर सकती है। तो मेरा एक मकान बनाना सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात है, वो मेरा मकान दे दे, मैं आलीशान मकान नहीं मांग रही, जैसा था एज इट इज ऐसा ही बना के दे दे, बना के, क्योंकि मेरी तो औकात नहीं है कि मैं अब बना पाऊंगी, बना के दे दे इतना ही, और हमें कहीं नहीं जाए। हाँ, अगर सपोज ये नहीं दे सकती तो यही आसपास में, पहली बात तो मेरी मांग यही है कि मुझे यही मकान दिया जाए, इतना ही बड़ा, और ये नहीं दे सकते तो यही आसपास में इतना ही बड़ा, 80 गज का है मेरा, 80 से 70 भी नहीं करेगी सरकार, 80 गज का ही इतना ही बना के एक ग्राउंड बना के मुझे दे दे। ये सारी चीजें नहीं होती तो फिर क्या रहेगा? बहुत प्रोसेस है, भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम लोग, अनशन करेंगे। अन्ना हजारे ने तो क्या किया होगा जो हम करेंगे। डीडीए की ओर से वकील जी ये कहा जा रहा है बार बार कि नोटिस दिया गया था, आपको नोटिस कोई मिला था? नहीं सर, हमें नोटिस नहीं मिला और हमें टाइम भी नहीं मिला सर 10 मिनट का। अगर कोई नोटिस है तो उनसे बोले दिखाइए आप आपने कौन सा नोटिस उनको दिया है, हमें कोई नोटिस नहीं मिला सर। तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर से वकील हसन और जो उनकी पत्नी है वो सड़क के किनारे ही यहीं पर रह रही हैं। जिस तरह से जो यहाँ पर ठिकाना आसरा जो बनाया गया उसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको कई सारे जो अवार्ड्स रखे हुए हैं और इसके अलावा तमाम जो सारे सामान है वो आपको यहाँ पर रखे हुए नजर आएंगे। बाईं ओर आप यहाँ पर देख पाएंगे जो वकील हसन की बेटी है वो जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने का जो काम है फ्री में वो यहाँ पर करती हुई अब दिखाई पड़ रही है। चूंकि अब घर के टूट गया है, डीडीए ने अवैध बताकर उस घर को जो पर बुलडोजर चलाया है, जिसके बाद जो ये वकील हसन अब फिलहाल जो सड़क के किनारे वहीं पर उनका जो आसरा है वो बन गया है। और साफ तौर से यही कहना है कि जब तक प्रशासन की ओर से उनके घर को बनवाया नहीं जाता तब तक वो लोग यहीं पर रहेंगे और कहीं दूसरी जगह जाने की जहां तक बात है तो उनका कहना है साफ तौर से कि उनका घर यहीं पर है, वो लोग अपना घर छोड़कर कैसे जाएं। और अगर प्रशासन की ओर से उनकी बात नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में वो लोग भूख हड़ताल पर भी अपने परिवार के साथ बैठेंगे। कैमरा पर्सन मनीष खैर के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।